हेलो एवरीवन। अब हम आगे अपने क्वेश्चंस करते हैं और हमारा कंसेप्ट जो हमने लास्ट क्लास में थ्योरी पढ़ी है उससे आपका कंसेप्ट थोड़ा और अच्छा हो गया होगा। ठीक है, अब हम जैसे जैसे क्वेश्चंस करेंगे ना कुछ बातें और निकल के आएंगी, उससे हमारी जो थोड़ी बहुत थ्योरी और रह गई है ना वो भी पूरी हो जाएगी। लेकिन वो जो इम्पोर्टेंट नोट्स थे ना, वो 4 पॉइंट थे, वो बहुत इम्पोर्टेंट थे। ठीक है, तो वो आपके माइंड में होने चाहिए बिल्कुल अच्छे से। अब अगर आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं हम। तो सबसे पहले देखो, जो मैंने आपको 2 प्रैक्टिस क्वेश्चंस करवा दिए हैं, हम थर्ड प्रैक्टिस क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें क्या लिखा हो आप पढ़िए। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस इन द बुक्स ऑफ शिव ट्रेडर्स एज्यूमिंग दैट ऑल ट्रांजेक्शन हैव टेकन प्लेस इन द स्टेट ऑफ हरियाणा। एज्यूम CGST 9% एंड SGST 9%। और हमने किसकी बुक्स में करनी है? बुक्स ऑफ शिव ट्रेडर्स। हालांकि मैंने आपको पहले ही बोला है फॉर्मेटिंग करना आपका काम है। बुक्स ऑफ शिव ट्रेडर, जर्नल एंट्रीज, डेट, पार्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट, नरेशंस, ये सारी आपको अच्छे से फॉलो करनी है। आपको एग्जाम देना है, मुझे एग्जाम नहीं देना, मुझे आपको सिर्फ कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करना है। आपका प्रेजेंटेशन आपको इम्प्रूव करनी पड़ेगी। ठीक है, तो हमने सबसे पहले गुड्स परचेज करे हैं कितने के? 15 लाख रुपए के फ्रॉम यादव ट्रेडर्स। कब? 5 मार्च को। तो 2018 मार्च 5 को गुड्स परचेज करेंगे। तो परचेज अकाउंट डेबिट 15 लाख है, लेकिन 20% रेट डिस्काउंट लेस कर दूंगा तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 15 लाख माइनस 20%, 3 लाख, तो 12 लाख रुपए। इनपुट आपको CGST देना पड़ेगा और SGST। तो इनपुट CGST और इनपुट SGST अकाउंट डेबिट 12 लाख रुपए के ऊपर आपका कितना है? 9%। तो 9% मतलब 12 लाख के ऊपर 9% आपका हो जाएगा 1,08,000। किससे परचेज किया है हमने? यादव ट्रेडर से। ये टोटल हो गया हमारे पास 14,16,000 बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम यादव ट्रेडर्स। ये पहला हमारा काम है। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारी पढ़ना? सोल्ड गुड्स टू बालाजी ब्रोस फॉर 9,60,000। 9,60,000 के हमने बालाजी ब्रोस को बेचे मार्च 10 को। ठीक है, कितने के हमारे? 9,60,000 रुपए थे। फिर वहीं टू आउटपुट CGST टू आउटपुट SGST। तो 9,60,000 रुपये, 9,60,000 रुपये के ऊपर 9%, तो हमारा ये हो जाएगा, ये बाद में काउंट करते हैं। और टोटल हमारा कितना हो जाएगा? बालाजी ब्रोस डेबिट हो जाएंगे। ये एक बार करते हैं हम बाद में। ठीक है, उसके बाद मार्च 10 के बाद आपको पता है ये टोटल कितना आएगा? जो CGST SGST इसके ऊपर 9% बनेगा उसका वो टोटल हो जाएगा। तो बीइंग गुड्स सोल्ड टू बालाजी ट्रेडर्स। उसके बाद मार्च मार्च 15 को हमने रिसीव करे हैं बालाजी ब्रोस से एक चेक है 6 लाख रुपए का ऑन अकाउंट, और चेक की सेंट टू बैंक। ऑन अकाउंट मतलब हमने उस जितने भी लेने थे उसमें से उसने 6 लाख दे दिए। फुल सेटलमेंट नहीं हुई। कहीं आप सोचो फुल सेटलमेंट हो गई है, फुल सेटलमेंट नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, आपको अगर किसी से पैसा मिलता है, कोई खर्चा है या कोई इनकम है क्या? मुझे सिर्फ इतना बताओ, अगर आपको किसी पर्सन से पैसा मिलता है, आपने कभी पहले उससे लेना था, अब आपको उससे मिल गया है, तो क्या आपकी इनकम हुई है क्या? वो आपकी एसेट्स रिसीव हुई है, आपने उससे पहले लेना था। इनकम तो आपकी तभी होगी जब आपने उसको गुड्स बेचे होंगे। बात समझ रहे हैं? जब आपने उसको गुड्स बेचे होंगे, आपने नाम लिखा होगा राम डेबिट टू सेल्स, इनकम तो तभी हो गई थी। वो तो राम से पैसा मिल रहा है। तो जब गुड्स सेल करे होंगे तभी आउटपुट CGST और SGST सेल के साथ दिखा दिया होगा।
दोबारा से राम से जब पैसा मिल रहा है तब क्या दोबारा से कोई इनकम मान के उसमें CGST SGST दिखाएंगे क्या? नहीं। मतलब एक बात आप समझे, अगर आपको किसी डेटर से पैसा मिल रहा है या आप किसी क्रेडिटर को पेमेंट कर रहे हैं तो इस केस में CGST SGST का क्या रोल है? आपके किसी खर्चे में, वो खर्चा चाहे आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर हो सकता है चाहे रिवेन्यू एक्सपेंडिचर हो सकता है। अब आपकी बात ये आनी चाहिए कि कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन सा होता है? ऐसा खर्चा जो करने के बाद हमें कई सालों तक बेनिफिट मिलेगा उससे, इकोनॉमिक बेनिफिट, जैसे मशीनरी परचेज करी उसके साथ GST लगना बनता है ना। या फिर आपने वैसे कोई खर्चा कर दिया, सैलरी पे कर दी, परचेज कर लिए गुड्स, या आपने कोई रेंट पे किया, इस तरीके तो कोई खर्चा किया, मतलब जहाँ पे आपका खर्चा हो रहा है चाहे वो कैपिटल चाहे रेवेन्यू, ठीक है, तो वहाँ पे GST की बात आती है। अब दूसरी बात, आपको अगर किसी से पैसा लेना है या देना है तो वहाँ पे नहीं, हाँ नकद में अगर आपकी सेल हुई है तो सेल्स के साथ आउटपुट CGST SGST अपने आप आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको यहाँ पे बालाजी ब्रोस से 6 लाख रुपए मिले हैं तो इसमें कोई GST का कोई रोल नहीं है। अभी मैं आपको एक नोट और भी पढ़ाने वाला हूँ, वो भी पढ़ेंगे एक क्वेश्चन के बाद, इस क्वेश्चन के बाद, ठीक है। तो हमें बालाजी ब्रोस से एक चेक मिला 6 लाख रुपए का और चेक इज सेंड टू बैंक, हमने उसको बैंक में डिपॉजिट करवा दिया, ठीक है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बालाजी ब्रोस, कितने रुपए का चेक मिला था हमें? 6 लाख रुपए। बिग अमाउंट रिसीव, बस इतना ही बहुत है लिखना, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट, उसके बाद हमने मशीनरी परचेज करी फॉर 1,50,000 एंड पेमेंट मेड बाय चेक। अब आपका खर्चा है, अब आपका खर्चा थोड़ा नहीं, तो रियल अकाउंट है। देखो आप ना, एक तो होता है एक्सपेंस, एक होता है एक्सपेंडिचर, ठीक है। आप देखो ये बात मान के चले, आपका ये कौन सा एक्सपेंडिचर है जिसका फ्यूचर में भी बेनिफिट होगा, तो आप इसको कौन सा एक्सपेंडिचर बोलेंगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलेंगे। ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ठीक है, इसलिए इसके ऊपर भी GST लगेगा। खर्चे के ऊपर तो लगना है, खर्चे कौन से? वो वाले खर्चे जिसका 1 साल तक बेनिफिट होना है, यही है इसी साल में, एक तो वो खर्चे, और एक जो फ्यूचर में भी जिसका बेनिफिट मिलना है, दोनों टाइप के खर्चों के लिए GST लगेगा, ठीक है। तो देखो आपने मशीनरी परचेज करी है, डेट क्या है? मार्च 15, मार्च 15, मशीनरी अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST डेबिट, इनपुट SGST डेबिट। मशीनरी परचेज करके हमने चेक से, तो टू बैंक, बीइंग मशीनरी परचेज। तो मशीनरी हमारी कितने रुपए की है? 1.5 लाख रुपए की। 1.5 लाख के ऊपर हमारा कितने परसेंट आ गया? 9%। तो 1.5 लाख का 9% हमारा कितना हो गया? 13,500 रुपये और 13,500 रुपये, तो टोटल हो गया हमारा 27,000, मतलब 1,70,000 रुपये हमने पेमेंट करी है चेक से। उसके बाद मार्केटिंग के खर्चे हुए, एडवर्टीजमेंट है, खर्चा पे किया है CGST SGST मार्च 20 को, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर डेबिट, इनपुट CGST डेबिट, इनपुट SGST डेबिट। टू चेक से पेमेंट हुई है क्या? मार्केटिंग के खर्चों की पेमेंट भी चेक से हुई है, तो टू बैंक। हमारे कितने रुपए के खर्चे हैं एडवर्टीजमेंट के मार्च 20 को? 60,000 रुपये के। 60,000 के ऊपर 9% कितना हो जाएगा? 5400 रुपये और 5400 रुपये, तो टोटल हो गया 60 और 70 और ये हो गया हमारा 70,800 रुपये, ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, 70,800 रुपये। उसके बाद सोल्ड गुड्स फॉर ₹3 लाख एंड रिसीव ए चेक फॉर द सेम एंड चेक इज सेंड टू बैंक। क्योंकि देखो इसमें ना मैं आपको सिर्फ करके दिखा रहा हूँ, इसमें कोई नया कंसेप्ट नहीं आया अभी तक, सिर्फ प्रैक्टिस हो रही है पुराने क्वेश्चंस की। हाँ, इसमें जो नई बात आएगी वो पता लग ही जाएगी, लास्ट एंट्री में शायद आएगी। सोल्ड गुड्स फॉर ₹3 लाख एंड रिसीव ए चेक फॉर द सेम, हमने गुड्स बेचे हैं 3 लाख रुपए के, हमें चेक मिल गया और चेक सेम डे बैंक में डिपॉजिट भी हो गया। तो मार्च 22
22 को हमने गुड्स बेचे हैं 3 लाख रुपए की। टू आउटपुट CGST टू आउटपुट SGST। तो 3 लाख रुपए के ऊपर 9%, 27,000। तो टोटल हो गया हमें, कौन है पर्सन, चेक मिल गया ना, बैंक अकाउंट डेबिट 3,54,000। बीइंग गुड्स सोल्ड, बीइंग एक्सपेंस पेड। ठीक है, तो आपको ये सारी की सारी एंट्री अभी तक की समझ आ गई होनी चाहिए। अगली एंट्री देखो, कमीशन फॉर ₹10,000 रिसीव्ड इन कैश। तो हमें कैश में कमीशन मिली है, तो ये एंट्री भी यहीं पे कर देते हैं। मार्च 25 टू कमीशन कितने रुपए, 10,000 रुपये। तो 10,000 रुपये के ऊपर आउटपुट CGST, आउटपुट SGST। 10,000 का 9%, 900 रुपये। ठीक है, दोनों के 900 रुपये आ जाएंगे, तो टोटल हो जाएगा 11,800 रुपये। तो कैश अकाउंट डेबिट। ठीक है, तो ये हमारी सारी एंट्रीज हैं। हमें सेट ऑफ की एंट्री करनी है, तो सेट ऑफ की एंट्री के लिए मुझे टाइम चाहिए अलग से। ठीक है, मैं उसको पूरा का पूरा प्रेजेंट कर देता हूँ, आपको उसको समझना है फिर। ठीक है, तो ये काम मैं आपका कर देता हूँ। देखो, ये जो सेकंड एंट्री के अंदर मार्च 10 की एंट्री के अंदर मैंने अमाउंट नहीं लिखा था, कैलकुलेट कराया मैंने, तो वो लिख दिया आउटपुट का दोनों का, और टोटल भी लिख दिया बालाजी ब्रोस की बुक के अंदर। अब हमें सेटलमेंट की एंट्री करनी है। तो सेटलमेंट की एंट्री के लिए हमें क्या करना होता है, आपको पता ही है कि हम जितनी भी सेल्स हुई हैं, मतलब जो भी आउटपुट आया है उसको देखेंगे, उसमें से इनपुट लेस करेंगे और बाकी गवर्नमेंट को पे कर देंगे। लेकिन हो सकता है कि कुछ अलग भी हो जाए, वो मैं आपको करके दिखाता हूँ अभी। देखो बच्चों, अब ना हम सेटलमेंट की बात करते हैं। होता क्या था कि आउटपुट CGST में से इनपुट CGST को कैंसिल कर देते थे हम एंट्री करके, कि आउटपुट CGST SGST डेबिट, इनपुट CGST SGST क्रेडिट, और डिफरेंस हम गवर्नमेंट को पे कर देते थे। इससे ये पता लगता है कि आउटपुट हमेशा ज़्यादा आता था। अभी तक हमने जो 2, 3, 4 क्वेश्चंस करे हैं उसमें आउटपुट ज़्यादा आ रहा था। अब की बारी में आउटपुट ज़्यादा नहीं है, इनपुट ज़्यादा है। तो होगा क्या, इनपुट कितना सेट ऑफ हो पाएगा आउटपुट से, जितना आउटपुट पड़ा हुआ है। बाकी जो बच गया, मान लो आपके पास इनपुट 1,26,900 रुपये है, जबकि आउटपुट आपके पास 1,14,300 है। तो मतलब अभी भी आपका 1,14,300 तक का तो इनपुट सेटल हो जाएगा। उसके बाद बच गया 12,600 रुपये का, क्योंकि इनपुट 1,26,900 रुपये है और जो आउटपुट है वो 1,14,300 है। अब की बारी आउटपुट कम है, तो क्या होगा, जितना भी इनपुट बाकी बैलेंस बच गया ना, आप उसको करेंगे CF लिखा हुआ आप पढ़ें बैलेंस में, उसको बोलते हैं कैरी फॉरवर्ड। कैरी फॉरवर्ड का मतलब क्या है, नेक्स्ट टर्म में, नेक्स्ट ईयर में या नेक्स्ट मंथ में जो भी इनकी टर्म होती है अगली बार GST पे करने की, उसमें कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। कैरी फॉरवर्ड का मतलब क्या है, आपके पास पहले से वहाँ पे इनपुट में 12,600 CGST के नाम के और 12,600 ही SGST के नाम के पड़े रहेंगे। फिर उसमें और उस महीने की या उस डेज़ की ट्रांजेक्शन्स होंगी, उसमें इनपुट ये वाला भी ऐड हो जाएगा। मतलब अब की बारी आपने गवर्नमेंट को पे नहीं करना, क्योंकि आप अभी भी आपने गवर्नमेंट से ज़्यादा लेने थे देने की बजाय। तो गवर्नमेंट कहती है ठीक है अगली बारी कर लेना एडजस्टमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट जेब से तो देने नहीं वाली। हमारे पास क्या था आपकी, क्या इस क्वेश्चन के अंदर हमने गवर्नमेंट से 1,26,900 लेने हैं, लेकिन देने कितने हैं, 1,14,300। गवर्नमेंट कहते हैं उतने सेटल करवा लो, बाकी को कैरी फॉरवर्ड कर दो, अगली वाली टर्म में देख लेना। ठीक है, तो इस बात का आपको मीनिंग समझ आ गया होना चाहिए। ठीक है, देखो अब मैं आपको कुछ और बातें बता रहा हूँ। क्या, अगर आप पढ़ें नोट्स के अंदर ही जो मैंने आपको भेजे हैं, उसमें ना कुछ थ्योरी में नीचे, मतलब आपको पहले तो एंट्रीज दिखा रखी है करके, उसके नीचे आपको लिखा हुआ GST जिसके ऊपर नहीं लगेगा वो वाली बातें बता रखी हैं। जैसे GST इज नॉट लेविड इन द फॉलोइंग केसेस, अमाउंट इंट्रोड्यूस इनटू द बिजनेस बाय प्रोप्राइटर एज कैपिटल। बिजनेस के मालिक ने बिजनेस में पैसा लगाया, इसमें GST का आएगा। एक बात को आप समझें, मैं उस बात को आपको समझाता हूँ। देखो,
बिजनेस के मालिक ने बिजनेस में पैसा लगाया, इसमें कोई खर्चा हो रहा है क्या? मैंने आपको पहले ही बोला खर्चे इनकम में होता है। ये आपका कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट का भी खर्चे और इनकम को नहीं बताता, नॉमिनल अकाउंट बताता है, ठीक है। और ये डेबिट वर्ड, यहाँ पे जीएसटी नहीं रहेगा। मैंने आपको एक चीज़ बता दूँ, मैंने आपको क्या बताया था, कुछ केसेस ऐसे थे जहाँ पे जीएसटी बेशक पे होगा, उसका इनपुट नहीं मिलेगा। आपने बातें समझी थी इंपॉर्टेंट नोट्स के अंदर। जीएसटी नॉर्मली क्या होता है जो पे किया जाता है, वो एसेट्स होता है, क्योंकि जब आप जीएसटी कलेक्ट करेंगे वहाँ से सेट ऑफ हो जाएगा, पहली बात। और आउटपुट जीएसटी आपकी लाइबिलिटी होता है, वो आपकी इनकम नहीं होता। ये पहले नोट में आपने पढ़ा होगा, ये नोट पहले नोट से पहले कुछ 2 लाइनें लिखी थी वहाँ पे भी। सेकेंड नोट में आपने यही पढ़ा कि जो कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन्स हैं जिसके ऊपर जीएसटी पे तो करना पड़ता है लेकिन उसका इनपुट नहीं ले सकते, उसको खर्चे में ही लिखना पड़ता है। फिर थर्ड में आपने पढ़ा कि कुछ ट्रांजेक्शन्स ऐसी होती है जिसमें जीएसटी कैंसिल करना पड़ता है, जैसे रिटर्न की एंट्री होगी, ड्रॉइंग ऑफ गुड्स, ये आपको पहले से आप समझ चुके हो। और आउटपुट के केस में सेल्स रिटर्न, यहाँ पे जीएसटी कैंसिल होता है। फिर कुछ ट्रांजेक्शन्स ऐसी थी जिनके ऊपर जीएसटी एग्जम्प्ट है, छूट है, ठीक है। इसको मैं एग्जम्प्ट नहीं बोल सकता, ये तो कॉमन सेंस है ना कि आपको किसी से पैसा लेना, उसके ऊपर काय का जीएसटी, ठीक है। तो इसके ऊपर जीएसटी लेवाई नहीं होगा, नहीं लगेगा इसके ऊपर, ठीक है। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, पहली बात, इसके ऊपर कोई जीएसटी नहीं होगा। ऐसे ही बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स है। अब देखो, जैसे मैं कहूँ कि बिजनेस के मालिक ने पैसा निकाला, तो एंट्री होगी ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश। इसमें कौन सा खर्चा हो गया? पर्सनल, रियल। देखो कोई खर्चा तो है ही नहीं, सेम है। और भी देखो, मतलब नॉमिनल अकाउंट का आना जरूरी है, नॉमिनल अकाउंट में भी खर्चे का। अब नॉमिनल अकाउंट में, अब आप सोच के देखिए, नॉमिनल अकाउंट में जब वर्ड यूज करते हैं डेबिट ऑल दी लॉसेज एंड एक्सपेंसेस, लॉसेज एंड एक्सपेंसेस, यहाँ पे एक्सपेंस की बात हो रही है, लॉस की नहीं। मैं आपको कहता हूँ कि बैड डेट्स हो गया, आप एंट्री क्या करोगे? बैड डेट्स डेबिट टू डेटर। बैड डेट्स नॉमिनल अकाउंट है और ये पर्सनल है। अब आपको नॉमिनल आ तो गया, लॉस हो गया, एक्सपेंस हो गया। एक्सपेंस तो आप बोल ही नहीं सकते, लॉस बोल रहे, लॉस पे भी कोई जीएसटी नहीं। मतलब मैं आपको बोलूँ, पर्सनल रियल अकाउंट के केस में तो जीएसटी होगा नहीं, पर्सनल रियल अकाउंट के केस में जीएसटी होगा नहीं, ठीक है। और अगर नॉमिनल आ जाता है तो वो भी जीएसटी नहीं होगा। कब? जब लॉस होता है। एक्सपेंस के केस में तो होगा। अब आप कहेंगे कि रियल अकाउंट में भी तो जीएसटी हो रहा था जब मशीनरी परचेज कर रहे थे, बिल्कुल होगा। मैं वही चीज़ आपको पूरी क्लियर करना चाह रहा हूँ। एग्जैक्ट पॉइंट यहाँ पे ना अकाउंट का नहीं है कि पर्सनल रियल नॉमिनल, यहाँ पे बात है एक्सपेंडिचर की, चाहे वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो चाहे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो मैं आपको कहूँ कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, कोई जीएसटी नहीं। अब आपने मशीनरी खरीदी है तो जीएसटी है। तो आपको ये बात भी देखनी पड़ेगी कि नॉमिनल एक फिक्स नहीं हो गया कि नॉमिनल आते ही जीएसटी रहेगा। नॉमिनल में आपको देखना पड़ेगा लॉस या एक्सपेंस में से क्या है। अगर लॉस है तो जीएसटी नहीं बनेगा, अगर एक्सपेंस है ना तो जीएसटी साथ में पे करना पड़ेगा। जैसे रेंट पे किया तो साथ में जीएसटी, ठीक है। तो जैसे मैं और एग्जांपल लूँ, अमाउंट डिपॉजिट इनटू बैंक, मैं बैंक में पैसे जमा करवा रहा हूँ, साथ में जीएसटी दूँ क्या? तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, नहीं, कोई जीएसटी नहीं। बैंक से पैसा निकलवाया, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, कोई जीएसटी नहीं, क्योंकि यहाँ पे पर्सनल और रियल अकाउंट आ रहे हैं। अगर बैंक में डिपॉजिट करवा रहा हूँ तो बैंक डेबिट हो रहा है, पर्सनल अकाउंट डेबिट हो रहा है, और डू कैश रियल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। और जब बैंक से निकलवा रहा हूँ तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, मतलब रियल और पर्सनल, ये ट्रांजेक्शन हो रही है। उसके बाद अगर आपको किसी डेटर से पैसा मिलता है, डेटर से पैसा मिलता है तो आप क्या एंट्री करते हैं? कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर। कैश कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट। डेटर कौन सा है? पर्सनल, कोई जीएसटी नहीं। आपने क्रेडिटर को पेमेंट करी, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक। क्रेडिटर कौन सा अकाउंट है? क्रेडिटर कौन सा अकाउंट है आपका? पर्सनल अकाउंट। और बैंक कौन सा? वो भी पर्सनल। अगर कैश से पे होता तो रियल, नॉमिनल तो फिर भी नहीं है। तो कैश जब आ जाता है ना तो आपको जीएसटी नहीं देखते, कैश या पर्सनल अकाउंट साथ में। और भी है, जैसे अब मान लो आपको डेटर से पैसा मिल रहा है और साथ में आपने डिस्काउंट अलाउड करी है, एंट्री बोलना क्या बनेगी? अगर आपको डेटर से पैसा मिल रहा है आप एंट्री करोगे कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू डेटर। ये कौन सा अकाउंट है? रियल। ये कौन सा अकाउंट है? पर्सनल। ये कौन सा है? नॉमिनल। लेकिन मुझे एक बात बताओ, क्या ये एक्सपेंस है? क्या डिस्काउंट अलाउड क्या एक्सपेंस है या लॉस है? लॉस है। एक तो लॉस हो रहा है, ऊपर से जीएसटी भी दूँ, समझ रहे हो बात को? तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पे कोई जीएसटी नहीं। ऐसे हम क्रेडिटर को पे करेंगे तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव्ड, वहाँ पर भी कोई जीएसटी नहीं होगा।
लेकिन उसके बाद ना ये 7 एंट्रीज बताने के बाद, जैसे बैड डेट्स की तो मैं ऑलरेडी बता चुका था, टोटल 10 हैं, जिसमें से 7 तो चलो ठीक है, कॉमन सेंस लग रही है कि जीएसटी होना ही नहीं चाहिए। कुछ ऐसी ट्रांजेक्शन्स भी हैं 3 जिस पे ना हमारी कॉमन सेंस तो कोई ज़्यादा मतलब कहती नहीं है कि भाई क्या होना चाहिए, लेकिन लॉ ने ही बोल दिया। जैसे मैं बोलूँ आपने वेजेज एंड सैलरी पे करी, बताओ ये खर्चा है कि नहीं, लेकिन गवर्नमेंट ने ही मना कर दिया कोई जीएसटी में, ये एग्जाम्प्ट हो सकता है। इन तीनों को क्या वर्ड यूज़ करते हैं, एग्जाम्प्ट। किसके लिए, वेजेस सैलरी के लिए, इलेक्ट्रिसिटी बिल के लिए, वाटर बिल्स के लिए और ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस के लिए। इनके लिए हम बोल सकते हैं ये क्या है, एग्जाम्प्ट। एग्जाम्प्ट का मतलब छूट। और ये जीएसटी नॉट लेवाइड वाले पॉइंट थे 7 जो पहले पॉइंट थे, उसमें मतलब जीएसटी लगेगा ही नहीं, जीएसटी बनता ही नहीं है, कॉमन सेंस भी यही कहती है। लेकिन वेजेस सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी और ट्रैवलिंग के केस में गवर्नमेंट लगाना चाहती तो लगा सकती थी क्योंकि खर्चा है, लेकिन गवर्नमेंट ने नहीं लगाया। वो उनके रूल में कवर हो रहा है, उनके जो एक्ट है, जो उनका कानून बना है उसमें कवर हो रहा है कि इन तीनों के ऊपर नहीं लगेगा, तो ये एग्जाम्प्ट माने जाएंगे। ठीक है, तो आपको ये बात भी समझ आ गई होनी चाहिए। ठीक है, अब एक पॉइंट और भी बताना है। जैसे मैं अगर आपको बताऊं, 1 मिनट में निकाल देता हूं, तो देखो बच्चों, मैंने जो आपको अभी पॉइंट बताया है ना सारा का सारा, ये पेज नंबर 8 पे था, आप नोट्स में से निकाल लेना, पेज नंबर 8 पे। ठीक है, सारा का सारा रीड आप दोबारा से कर सकते हैं। और अब मैं बात करूँ पेज नंबर 5 निकाल दो। पेज नंबर 5 में ना एक इसका पॉइंट है रिवर्स चार्ज का। प्रैक्टिकली शायद आपकी इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए रिवर्स चार्ज होता क्या है। वो मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपकी नॉलेज के लिए भी। देखो, मैंने गुड्स परचेज करे, सोचना इस बात को, मैंने गुड्स परचेज करे हैं मिस्टर ए से। ए ने जब मेरे को गुड्स बेचे, ठीक है, ध्यान से सुनना, ए ने जब मुझे गुड्स बेचे तो उसकी बुक्स में आउटपुट कलेक्ट होगा, मेरी बुक में वही इनपुट होगा। मैं अपना जो इनपुट क्लेम कर रहा हूँ वो टैक्स मैं दे किसको रहा हूँ, ए को दे रहा हूँ या डायरेक्ट गवर्नमेंट को दे रहा हूँ, बताइए। मैं किसको दे रहा हूँ, ए को। ए मेरे बिहाफ पे गवर्नमेंट को दे देगा, लेकिन जब मैं सेल कर रहा हूँ तो मैं खुद कलेक्ट करके गवर्नमेंट को दे रहा हूँ, यही रूल है ना। लेकिन कुछ ऐसी ट्रांजेक्शन्स होती हैं जहाँ पे आपको इनपुट जीएसटी क्लेम करने के लिए आपने जिससे गुड्स खरीदे हैं उसको जीएसटी नहीं देना। गुड्स तो बात ही नहीं आएगी, मैं अभी वर्ड यूज़ करूँगा क्या है। आपने जिससे भी कोई सर्विस लिया है, जिस भी पर्सन से आपका कोई ट्रांजेक्शन हुई है, आप उसको जीएसटी पे नहीं करेंगे, आप डायरेक्ट गवर्नमेंट को पे करेंगे। इसको बोलते हैं रिवर्स चार्ज। सेलर आपके बिहाफ पे जीएसटी कलेक्ट नहीं करेगा, ना ही आप उस सेलर को जीएसटी देंगे, आप डायरेक्टली किसको देंगे, गवर्नमेंट को। रिवर्स चार्ज इसी को बोलते हैं। एक बार लाइन पढ़े, सर्टेन परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्लेस्ड अंडर रिवर्स चार्ज। रिवर्स चार्ज मीन्स द जीएसटी इज नॉट चार्ज बाय द सेलर, सेलर चार्ज नहीं करेगा, बट इट इज पेड बाय द परचेजर टू द गवर्नमेंट, परचेजर खुद गवर्नमेंट को देगा। ऐसा कब हो सकता है पॉसिबल? मैंने किसी से गुड्स खरीदे हैं तो मैं उसको जीएसटी दूंगा, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है, सोचने वाली बात है। मैंने जिससे गुड्स खरीदे हैं ना वो अनरजिस्टर्ड डीलर है और मैं रजिस्टर्ड डीलर हूँ, मतलब मैं जीएसटी के अंडर रजिस्टर्ड हूँ, मेरा जीएसटी नंबर है, लेकिन जिस पर्सन से मैंने खरीदे है ना उसका जीएसटी नंबर नहीं है। अब वो थोड़ा कलेक्ट कर सकता है, आपके पास पावर ही नहीं है। पावर कौन देता है? वो जीएसटी नंबर देता है। जिसने मुझे गुड्स बेचे थे उसके पास पावर ही नहीं है जीएसटी चार्ज करने की, लेकिन मैं तो क्लेम करूँगा, मैं क्लेम करना चाहता हूँ, मैं अपने रूल के अकॉर्डिंग चलना चाहता हूँ, कल को गवर्नमेंट मेरे को ना पकड़ ले। इसीलिए मैं क्या करता हूँ, खुद ही गवर्नमेंट को जमा करवाता हूँ, इसको बोलते हैं रिवर्स चार्ज। फिर जब मैं सेल करूँगा तब भी मैं गवर्नमेंट से सेट ऑफ करवाऊंगा, वो अलग बात है। मतलब परचेज करते टाइम, कुछ भी लेते टाइम आप सेलर को ना देके डायरेक्टली किसको दे देते हैं, गवर्नमेंट को दे देते हैं। अब सुनना आगे बात। तो कह रहे हैं कि ना परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय रजिस्टर्ड डीलर फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन और पेमेंट ऑफ फी टू लॉयर। अब आप लॉयर से कोई सर्विसेज लेते हैं ना तो आपके ऊपर है, आप अगर रजिस्टर्ड डीलर है ना तो आप उसका जीएसटी डायरेक्ट गवर्नमेंट को पे कर सकते हैं। हो सकता है लॉयर ने रजिस्टर्ड ना करवा रखा हो जीएसटी एक्ट के अंदर, उसको क्या मतलब है, आपको सर्विसेज दे रहे, छोटे लेवल का सर्विस देता होगा। अब आपका काम है गुड्स परचेज, सेल परचेज का, आपने जीएसटी नंबर ले रखा है, तो आप चाहते हैं ना कि आपको इनपुट क्लेम करना है कि मैं जो सारा, देखो इनपुट क्लेम करने में क्या फ़ायदा होता है, आउटपुट से सेट ऑफ हो जाता है, आपको बेनिफिट मिल रहा है ना, तो आप क्लेम करना चाहेंगे, क्या दिक्कत है, आप एज पर रूल काम करेंगे। इसीलिए मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि लॉयर से, जैसे यूज़ ऑफ कॉपीराइट, आपने किसी के कॉपीराइट का यूज़ करना है, या ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स, इंश्योरेंस कमीशन, ये कुछ है एग्जाम्पल। और सबसे बड़ी बात है ये आपके लिए कहीं प्रैक्टिकल यूज़ नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी आपको रिवर्स चार्ज का मीनिंग
पता होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने आपको कुछ ऐसे ऐसे पॉइंट बताए हैं जो डिस्कस होने चाहिए थे एक एक क्वेश्चन करने के बाद, मैंने उसी हिसाब से ही डिस्कस करे हैं। तो ये बात जो मैंने कुछ बताई है ना, जो पेज नंबर 8 पे थी, ये वाली सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। कुछ आपको ये पता होनी चाहिए रिवर्स चार्ज का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, तो अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन है ना, वो CGST और SGST का ना एक लास्ट कंसेप्ट है। कंसेप्ट क्या, बस प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चन से, वहीं से ही बात समझ आ जाएगी। 2 क्वेश्चन है। अब मैं आपको काम दे देता हूँ, आप अपने नोट्स में से, जो ये नोट्स है ना, इन नोट्स में से आपके पहले 3 क्वेश्चन होने चाहिए। 2 मैंने आपको लास्ट क्लास में बोर्ड पे सिर्फ करके दिखा दिए थे, मैंने समझाए नहीं थे क्योंकि ऑलरेडी मैं आपको एग्जाम्पल समझा चुका था। ठीक है, तो आपके 3 एग्जाम्पल्स, 3 ये नोट्स में से क्वेश्चन होने चाहिए जो मैंने समझाए, इंक्लूडिंग दिस, तीनों के तीनों। दूसरा काम, आपको अपनी बुक में से, जिस बुक को आप रेफर कर रहे हैं, उस बुक में से भी आपको 3 क्वेश्चन इलस करने हैं, 3 क्वेश्चन ही प्रैक्टिकल करने हैं। तो ऑटोमेटिक आपका अब तक का काम क्या बनता है, टोटल 9 क्वेश्चन बनते हैं। 3 यहाँ पे नोट्स के, 3 आपके इलस, 3 आपके प्रैक्टिकल। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम CGST और SGST का लास्ट कंसेप्ट करेंगे, उसके 2 क्वेश्चन हैं। फिर उसके बाद हम किस पॉइंट पे आएंगे, IGST में। फिर IGST की बात करेंगे। IGST होता क्या है तभी बात करेंगे जब हम उसको स्टार्ट करेंगे, अभी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बाय बाय।